अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ पैरामेडिकल का प्रीवियस पेपर इंग्लिश का। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। और ये इंग्लिश का जो प्रीवियस पेपर रहेगा ये एज ए टेस्ट के रूप में आप लोग को देना है ना। यानी मैं पहले क्वेश्चंस पूछूंगा तो आप लोगों को खुद से प्रयास करके बताना है कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, उसके बाद मैं जो है एक्सप्लेन करता चलूँगा हर एक क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पीडीएफ के लिए है ना, पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ऐप पे जाना होगा और वहाँ स्टडी विथ रितेश सर्च करना होगा और हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब, है ना। यानी आपको एक सेंटेंस गिवन है ना, एक सेंटेंस दे दिया गया है और आपको उस सेंटेंस में करेक्ट वर्ब को फिलअप करना है। सेंटेंस है सी टोल्ड हर मदर दैट सोनम डैश हर देयर द प्रीवियस डे। तो देखिए ऑप्शंस दिया हुआ है मैट, मीट्स, हैड मैट, वुड मीट। ठीक है, तो अब बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी से, फास्ट। हर एक क्वेश्चंस पे आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा। तो शाबाश, वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है देन आप लोग सही हैं, है ना। हैड मेट होगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये क्या आ गया है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना। रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में दे रखा है ना। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब आया है जो कि पास्ट टेंस में है और उसके बाद देखिए कनेक्टिंग वर्ड दैट का यूज किया गया है ना। तो इसके बाद जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में वर्ब 3 प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अब आप ही बताइए, देखिए दैट के बाद सब्जेक्ट क्या आया है, सोनम आया है ना। उसके बाद क्या आएगा, हैड आएगा और वर्ब 3। तो बताइए, तो मीट का वर्ब 3 क्या होता है, मैट होता है ना। और इसके बाद हर देयर द प्रीवियस डे, ऐसा कुछ सेंटेंस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, हेडमेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट चॉइस। सेंटेंस है द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट डैश देयर टीचर, है ना। ऑप्शन गिवन है टेम्पर्ड, इंसेंस्ड, अग्रीव्ड, क्लैस्ड। जल्दी से बताइए तो प्यारे बच्चों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम लोग? तो देखिए टेम्पर्ड तो होगा नहीं, टेम्पर्ड का मतलब क्या होता है, एकदम मिजाज वाला, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, ध्यान से समझना। एग्रीव्ड का मतलब क्या होता है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है पीड़ित, दुखित। तो भैया टीचर तो यहाँ पर पीड़ित या दुखित जैसा सेंस तो आ नहीं रहा है। क्लैस्ड, क्लैस्ड भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है टकराव, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या, इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मतलब होता है नाराज। ठीक है, जब आप लोग इस सेंटेंस को पढ़िएगा तो कुछ इस तरह का जो है आपको पता चलेगा। देखिए क्या है सेंटेंस का मतलब, द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट डैश देयर टीचर, यानी छात्रों के, देखिए छात्रों के अनियंत्रित व्यवहार से जो उनके शिक्षक गण हैं वो क्या हो गए होंगे, नाराज हो गए होंगे, इनसेंस्ड हो गए होंगे, है ना। तो ऑप्शन बी जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो फिर से मैं बता देता हूँ, इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनके अनियंत्रित व्यवहार से शिक्षकगण नाराज हो गए, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन। सेंटेंस दिया हुआ है ही वाज इन्वॉल्व्ड डैश ए क्राइम। चलिए बताइए तो क्या होगा, इन, इनटू, एट, ऑफ। जल्दी से बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज होगा बच्चों, बिल्कुल फास्ट, जल्दी से। तो वेरी गुड, शाबाश। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं इन, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो ही वाज इन्वॉल्व्ड इन ए क्राइम, ठीक है। हाँ, क्योंकि इन का मतलब बच्चों क्या होता है, में होता है। तो देखिए तो इस सेंटेंस को पढ़िए, इसका मतलब क्या आता है कि वह एक अपराध में, क्राइम का मतलब क्या होता है, अपराध, तो वह एक अपराध में शामिल था, है ना। में जैसा सेंस आ रहा है तो इन लगेगा यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब जैसे आप लोग इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने समस्या में शामिल ना करो, बोलते हैं ना, यानी डोंट इन्वॉल्व अदर पीपुल इन योर ट्रबल,
है ना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। देखिए आज का ऐसा जनरेशन है कि अपना प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं किसी को भी शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग, अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं, मजाक बना देते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बहुत कम चंद लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रॉब्लम को खुद का प्रॉब्लम जैसा समझेंगे और आपकी हर एक चीज़ में मदद करेंगे, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं किसी भी अन्य व्यक्ति को अपनी प्रॉब्लम में शामिल ना करो, यानी डोंट इन्वॉल्व अदर पीपुल इन योर ट्रबल। तो यहाँ पर भी इन्वॉल्व के साथ क्या लगा, इन लगा। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ यहाँ पे, डोंट इन्वॉल्व अदर पीपुल, ठीक है, डैश योर ट्रबल। बताइए तो यहाँ पर मैं आप प्रीपोजिशन दे दूँ आप लोग को, ऑन, एट, ऑफ, मतलब कहीं सारा दे दूंगा, इन। तो क्या लगाइएगा, मान लीजिए यहाँ पे 4 में ऑप्शन दे दिया, इन, ऑन, एट, ऑफ। क्या लगाइएगा बताइए तो, डोंट इन्वॉल्व अदर पीपुल डैश योर ट्रबल, है ना। तो क्या लगाइएगा, इन लगाइएगा। यहाँ पर भी इन्वॉल्व के साथ इन प्रीपोजिशन आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, किसी भी अन्य व्यक्ति को अपनी समस्याओं में शामिल ना करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे इनटू प्रीपोजिशन के बारे में कि इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग कब होता है। तो देखिए इसका प्रयोग मूवमेंट बताने के लिए होता है, मूवमेंट बताने के लिए, यानी जैसे सेंटेंस लीजिए, ही इज जंपिंग डैश द रिवर। चलिए बताइए तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम लोग, ही इज जंपिंग। देखिए जंपिंग यानी क्या है, मूवमेंट है ना, कूदना। कूदना एक तरह से क्या है, मूवमेंट में है, कोई चीज गति में है ना। तो यहाँ जो है किस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम लोग, इनटू, है ना। तो ही इज जंपिंग इनटू द रिवर, यानी वो नदी में कूद रहा है। आया समझ में, हाँ। तो इसका प्रयोग करेंगे जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति मूवमेंट में हो, उस समय जो है इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब यदि बात करें हम लोग एट प्रीपोजिशन के बारे में, तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, तो छोटे से स्थानों के साथ, यानी जो भी छोटा स्थान है उसके साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, मैं भी गांव में रहता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बनियापुर नामक एक गांव में रहता हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई लिव एट बनियापुर, ठीक है। तो छोटे गांव, छोटे स्थानों के साथ जो है एट का प्रयोग लगता है, छोटे स्थानों के लिए एट का प्रयोग लगता है। अगर मैं यही बोलूं कि मैं छपरा के बनियापुर गांव में रहता हूं, तो अब यहाँ पर आई लिव एट बनियापुर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बड़ा स्थान आ गया, कौन सा, छपरा। तो यहाँ पर मैं इन छपरा कर दूंगा। समझ में आया। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या समझा बच्चों, कि छोटे से स्थानों के लिए, छोटे से स्थानों के साथ, है ना, छोटे से स्थानों के साथ एट का प्रयोग होता है, और बड़े स्थानों के साथ इन का प्रयोग होता है, ठीक है। समझ में आया। अगर मैं यही कहूँ कि मैं बिहार के पटना जिले में रहता हूँ, तब कैसे बनाओगे। अगर मैं बोलूं कि मैं बिहार के पटना जिले में रहता हूं, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाइएगा, क्या बोलिएगा, आई लिव एट पटना इन बिहार। आया समझ में, आया समझ में। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो बिहार है ये बड़ा स्थान हो गया, पटना जो है बिहार के कंपेयर में छोटा है, क्योंकि पटना बिहार के अंदर ही आता है ना, बिहार का राजधानी ही है ना। आ रहा है ना समझ में। तो आई लिव एट पटना इन बिहार, गॉट इट। अब बात करते हैं ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में। तो इसका प्रयोग बच्चों निर्जीव का अधिकार दिखाने के लिए होता है ना। इसका प्रयोग निर्जीव का अधिकार दिखाने के लिए होता है। जैसे वुड ऑफ टेबल बोल सकते हो आप लोग, है ना, वुड ऑफ टेबल, या फिर लेग ऑफ चेयर बोल सकते हो, लेग ऑफ चेयर। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स, यानी एक ऐसा मनुष्य जो मानव का मांस खाता हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, बीस्ट कहेंगे, गोस्ट कहेंगे, कैनिबल कहेंगे, या जायंट कहेंगे। जल्दी से बताइए तो बच्चों, क्या होगा आंसर। तो वेरी गुड, शाबाश। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं, देन आप लोगों का सही है ना। तो देखिए, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स, है ना, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी बोल सकता है, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, यानी ऐसे व्यक्ति जो मनुष्यों का मांस खाते हो। फ्लैश का मतलब क्या होता है, FLESH, फ्लैश का मतलब होता है मांस, है ना। तो उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं नरभक्षी, हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैनिबल बोलते हैं। आया बात समझ में, है ना। देखिए बीस्ट नहीं होगा, क्योंकि बीस्ट का मतलब होता है जानवर, क्रूर व्यक्ति टाइप का बोल सकते हो, है ना, जो एकदम जानवरों जैसा
बर्ताव करता है, बिहेव करता है, तो ये तो होगा नहीं। घोस्ट, घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत, है ना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और जाइएंट का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा विशाल, महाकाय, है ना, एकदम विशाल टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, आ रहा है ना समझ में? बहुत ही बड़ा, विशाल, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखिए अभी इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था वो भी वही था, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं। मैंने टॉप 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रखे हुए हैं नोट्स में, नोट्स बना के। अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हो तो 2 से 3 क्वेश्चन का जो है आपको इंग्लिश सेक्शन में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8809802288, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग ए बैटल और वार, यानी कहने का मतलब वह व्यक्ति जो लड़ाई लड़ने में एकदम लगा हुआ है ना, उसको क्या कहेंगे? फाइटर कहेंगे या मिलिट्री कहेंगे या एमेच्योर कहेंगे या बेलिजरेंट कहेंगे? बताइए तो देखिए बच्चों फाइटर नहीं कहेंगे यहाँ पे। फाइटर क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि फाइटर का मतलब होता है योद्धा, योद्धा, ठीक है। तो यहाँ पे योद्धा नहीं उतना अप्रोप्रिएट है, उतना उचित नहीं है। मिलिट्री तो होगा नहीं, मिलिट्री का मतलब होता है सैन्य, सेना, है ना। एमेच्योर भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब होता है नौसिखिया, है ना, नौसिखिया होता है, ठीक है। अब बात करेंगे बेलिजरेंट की, तो बेलिजरेंट का मतलब बच्चों होता है एकदम युद्धरत, युद्धरत यानी युद्ध उद्ध चलता है ना, लड़ाकू लोग होते हैं, मतलब लड़ाकू टाइप का बोल सकते हो, युद्धरत, लड़ाकू, ये सब जो है आप लोग बोल सकते हो। तो वन हु इज इंगेज्ड इन फाइटिंग ए बैटल और वार, इसको क्या कहेंगे? बेलिजरेंट कहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड बॉडी, ठीक है। यानी यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है बच्चों बॉडी, ठीक है, बॉडी। तो इसका आपको एंटोनिम्स बताना है, विपरीत शब्द बताना है, ठीक है। तो बॉडी का मतलब क्या होता है? गंदा, एकदम अश्लील, ठीक है। तो इसका विपरीत शब्द यानी एंटोनिम्स बताना है, तो बताइए क्या होगा? इनडिसेंट होगा? जी नहीं, इनडिसेंट का मतलब भी क्या होता है? अश्लील होता है। तो ये तो इसका सिनोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया ना। और डर्टी भी नहीं होगा क्योंकि डर्टी का मतलब क्या होता है? गंदा, ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया, है ना। इसका पर्यायवाची शब्द ये सब हो गया, आ रहा है ना समझ में। लेकिन यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है, ध्यान रहे इसका विपरीत बताना है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल होगा जी, ये तो बिल्कुल अलग है। इनफ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? जो एकदम फ्लेक्सिबल नहीं है, जो लचीला नहीं है, इनफ्लेक्सिबल है, कठोर टाइप का बोल सकते हो, हार्ड है ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन ए डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है? एकदम सभ्य, है ना, एकदम सभ्य। तो यहाँ पे बताइए तो इसका ये एंटोनिम्स हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बॉडी का मतलब गंदा, अश्लील, और डिसेंट का मतलब एकदम सभ्य, सज्जन भी बोल सकते हो। आ रहा है ना समझ में? तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट आर्टिकल, यानी यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल फिलअप करना होगा। सेंटेंस है, वी ब्रॉक अपॉन डैश 4th जुलाई। चलिए बताइए तो क्या आर्टिकल लगेगा? ए, दी, एंड, नॉन ऑफ दिस। फास्ट, बिल्कुल फास्ट, हर एक स्टूडेंट आंसर देंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल से पूछा गया है, ठीक है। और आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा 10th में 12th में आर्टिकल्स। हाँ, तो वेरी गुड, शाबाश। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन बी दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं, है ना। तो सेंटेंस किस तरह हो जाएगा? वी ब्रॉक अपॉन द 4th जुलाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल दी का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है? न्यूमरिक वर्ड है, 4th, 3rd भी आ सकता था, 2nd भी आ सकता था। तो न्यूमरिक वर्ड के पहले, है ना, क्या होता है? आर्टिकल दी का प्रयोग हम लोग करते हैं। आई बात समझ में बच्चों? एक बार बोल दीजिए, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है आप सभी को? हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड। चलिए यहाँ पे करेक्ट वर्ड बताइए तो। वर्ड दिया हुआ है विलन, तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा करेक्ट वर्ड है। विलन कैसे लिखते हैं इंग्लिश में? विलन का मतलब क्या होता है? एकदम खलनायक, है ना। खलनायक नहीं, नायक हूँ मैं,
सुने होगा ना, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूँ मैं, सुने हो? चलिए बताइए तो जल्दी से। वेरी गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। विलन कैसे लिखते हैं? VILLAIN। विलन का मतलब क्या होता है? खलनायक। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ खलनायक। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पार्ट। चलिए कॉमन एरर से सवाल है। दिस आर्टिकल पहला है, कॉमन एरर समझते हो ना, यानी आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन में एरर छिपा हुआ है ना। हाँ, तो दिस आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट। जल्दी से बताइए तो इसमें कौन सा ऑप्शन एरर है, यानी बताइए। वेरी गुड, तो यदि आप लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं आंसर, देन आप लोग सही हैं। ठीक है, अब देखिए क्यों। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं आप लोग को ये होमवर्क दे देता हूँ, आपको बताना है कि यहाँ पर ये क्या चीज़ में गलती हुआ है। ठीक है, यानी देखिए दिस आर्टिकल इज़ नॉट अवेलेबल इन, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर एनी ऑफ सॉव की जगह जो है कुछ ना कुछ गलत हुआ है, वो आपको बताना है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इस वाले पार्ट में एरर ढूंढ पाते हैं। यदि आप लोग आंसर देना चाहते हैं तो वीडियो जो है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देखिएगा। मैं हर एक स्टूडेंट का चेक करूंगा कि किस बच्चे का क्या आंसर आता है ना, और ये भी देखूंगा कौन बच्चा सबसे पहले एरर ढूंढता है इस वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड क्या है? ड्यूटी। चलिए ड्यूटी का प्लूरल क्या होगा बताइए, क्या होगा इन चारों में से? ड्यूटीज तो होता है ना, लेकिन सही तरीके से कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, तो DUTIES, ड्यूटीज। ठीक है, तो ये किस में दे रखा है? तो आपके ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इस क्लास को जरूर एक लाइक देना। ठीक है, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहना।